Hello guys, welcome to our channel. Sorry for late. Let's start the story guys. 48 चाहत और करीब आमने सामने तक, लेकिन उस लड़के के चेहरे पर जरा सा भी घबराहट नहीं था। वह अभी भी चाहत के कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था जैसे कि उसके लिए ये सब चीजें मायने ही ना रखता हो। वह बस चाहत के कंप्यूटर पर शो हो रहे डाटा को देख रहा था और उसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था। तभी उसके पास विवेक ओबरॉय आता है और अपनी परेशानी भरी आवाज में उस लड़के से कहता है हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा सारा डाटा उनके पास चला जाएगा। वही विवेक ओबरॉय की बात सुनकर वह लड़का अपने कूल आवाज में कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आगे उस लड़के की बात सुनकर विवेक ओबरॉय परेशान हो जाता है। तभी वहां पर खड़ा एक आदमी सामने आता है और अपनी घबराई हुई आवाज में विवेक ओबरॉय से कहता है सर जल्दी कुछ करिए, हमारा लगभग 95% डाटा उनके पास चला गया है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उस आदमी की बात सुनकर विवेक ओबरॉय के चेहरे पर परेशानी छा जाती है। वह अपनी नजरें उठाकर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखता है जहां पर डाटा शो हो रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सारे कंप्यूटर अपने आप बंद हो गए। जो देखकर वहां पर जितने भी लोग थे सभी घबरा गए और कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उनके पास हमारे सारे डाटा कैसे जा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वही अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर विवेक ओबरॉय भी परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसकी नजर अपने पास खड़े उस लड़के पर जाती है जो एक तक उसकी बेटी को देख रहा था। जो देखकर विवेक ओबरॉय अपनी परेशानी भरी आवाज में उस लड़के से कहता है कबीर कुछ करो, देखो हमारा सारा डाटा उनके पास चला गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यह लड़का कोई और नहीं हमारे कबीर कपूर है जो यहाँ पर आया था। विवेक ओबरॉय के कहने पर कबीर टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ा जीनियस है। वह पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर आता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। लेकिन उसने अपने टैलेंट को छुपा कर रखा है। बस कुछ ही लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी का किंग कोई और नहीं हमारे कबीर कपूर है। अब आते हैं अपने स्टोरी पर। विवेक ओबरॉय की बात सुनकर भी कबीर पर कोई भी असर नहीं पहुंचता है। वह चाहत के चेहरे को देख रहा था जिस पर एक डेविल स्माइल थी। जो देखकर कबीर की आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है। वह लगातार एक तक चाहत के चेहरे को देख रहा था जिस पर एक जंग जीत लेने वाले मुस्कुराहट थी। वह मुस्कुराहट कोई नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं थी। उसके अंदर कई सारे राज छुपे हुए थे जो कबीर भी बखूबी महसूस कर सकता था। इसलिए वह चाहत के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को एक तक देखने लगता है। वही दूसरी तरफ हमारी चाहत जो इस वक्त कंप्यूटर के सामने बैठी हुई थी उसका पूरा ध्यान सामने शो हो रहे डाटा पर था। उसको अपने आसपास का बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके आसपास कितने लोग हैं और कौन उसे देख रहा था। वह बस एक तक कंप्यूटर पर शो हो रहे डाटा को देख रही थी और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे नाच रही थी जैसे कि वह उसी के लिए ही बनी हो। तभी अचानक से चाहत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह तुरंत एंटर बटन दबाती है जिसकी वजह से सारे कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाते हैं। जिन्हें देखकर वहां पर काम कर रहे हैं जितने भी लोग थे सभी परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वही चाहत के चेहरे पर वह स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। वह एक तक कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही थी। तभी अचानक से सारे कंप्यूटर फिर से रीस्टार्ट हो जाते हैं और उनमें तरह तरह की कोडिंग दिखाई देने लगता है जिसे वजह से वहां पर खड़े जितने भी लोग थे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन हमारे कबीर बाबू के चेहरे पर हमेशा की तरह शांत भाव थे। उसके चेहरा पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह अपने बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ एक तक कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहे डाटा को देख रहा था। तभी उन सारे कंप्यूटर में कुछ डाउनलोड होने लगता है जो देखकर वहां पर जितने भी लोग थे वह सब पहले एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर उन फाइल को वापस से डाउनलोड होता देखा सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि फाइल वापस से डाउनलोड हो रही है। वहीं विवेक ओबरॉय तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था जिनमें शो हो रहा था कि सारे फाइल वापस से उनके पास आ रहे हैं जो देखकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वही उसके बगल में खड़ा राज जब देखता है विवेक ओबरॉय हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हैं तो वह खुशी से उछलते हुए विवेक ओबरॉय को गले लगाते हुए कहता है बॉस हमारी सारी फायदे वापस आ रही हैं, ये कैसे हो सकता है? यह जरूर भगवान का चमत्कार है। मैं 100 किलो लड्डू भगवान को आपकी तरफ से चढ़ाऊंगा। राज की ऐसी बातें सुनकर और उसे खुद को ऐसे गले लगाता देख विवेक ओबरॉय फाइनली अपने होश में आता है और राज को खुद से अलग करते हुए कहता है तुम्हें जो करना है करो लेकिन पहले हमें ये तो पता लगाने दो कि यह कैसे हो सकता है।
हमारी फाइलें वापस कैसे आ सकती हैं आई, जबकि हमें पता है आई ये कितना बड़ा साइबर अटैक है आई, जिससे बच पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल था आई। लेकिन किसी ने हमारी मदद की, ऐसा कौन हो सकता है आई जिन्होंने हमारी मदद की, इतना कहकर विवेक ओबरॉय सोच में पड़ जाता है। लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं हो पाया आई कि यह सब उसकी बेटी ने किया है, जो अभी उसके बगल में ही बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही है और मुस्कुरा रही है आई। भले ही विवेक ओबरॉय की नजर चाहत पर नहीं थी कि वह क्या कर रही है आई, लेकिन हमारे कबीर बाबू की तो नजर जब से वह आए हैं तब से चाहत पर ही थी आई। वह चाहत के हर एक मूव को बहुत गौर से देख रहा था और उसके द्वारा टाइप किए हुए डाटा को भी देख रहा था, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था आई, जिसे समझ पाना बड़े बड़ों की बस की बात नहीं थी आई। लेकिन हमारे कबीर बाबू तो जीनियस थे आई। उन्हें सब अच्छे से समझ आ रहा था कि चाहत क्या कर रही है और क्या टाइप कर रही है आई। वही उस रूम में सभी लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे और डाटा वापस आने की खुशी मना रहे थे आई। वही दूसरी तरफ हमारी चाहत अपना काम पूरा करके मुस्कुराती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है आई, तो एकदम से शॉक हो जाती है आई, क्योंकि उसे अपने पीछे खड़ा कबीर नजर आता है आई, जो उसे ही अपनी गहरी नजरों से देख रहा था एल, जो देखकर हमारी चाहत एक पल के लिए डर जाती है आई। उसका पूरा माइंड एकदम से ब्लैक हो जाता है आई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे रिएक्ट करे आई। वहीं हमारा कबीर चाहत को एक तक देख रहा था एल, जिसके चेहरे पर हैरानी, डर, शौक के सारे एक्सप्रेशन थे आई, जो देखकर कबीर की आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है आई। वह जैसे ही चाहत से कुछ बोलने वाला होता है आई, तभी पीछे से आवाज आती है, जो किसी और की नहीं विवेक ओबरॉय की थी आई, जो कबीर के पास आकर खुशी से कबीर से कहता है, कबीर क्या ये तुमने किया है? तुम्हें पहले से ही पता था कि यह सब होगा और तुमने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी, है ना आई। वहीं विवेक ओबरॉय की बातें सुनकर कबीर की आईब्रोज आपस में सिकुड़ जाती है। वह एक नजर चाहत को देखता है आई, जिसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था कि कहीं विवेक ओबरॉय को पता ना चल जाए कि यह सब उसने ही किया है। वह अपनी डर भरी नजरों से कबीर को देख रही थी आई, कि कहीं कबीर विवेक ओबरॉय को सारा सच बता ना दे आई। वही कबीर जब चाहत को अपनी तरफ ऐसे देखता पता है आई, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है आई। लेकिन वह अपनी मुस्कुराहट तुरंत ही छुपा लेता है आई, जिसकी वजह से कोई भी कबीर की मुस्कुराहट नहीं देख पाता आई। कबीर अपने बिना एक्सप्रेशन वाले फेस के साथ चाहत को देखता है और विवेक ओबरॉय को जवाब देते हुए कहता है आई। हाँ। वही कबीर का जवाब सुनकर विवेक ओबरॉय बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी से कबीर को गले लगा लेता है आई, जो देखकर कबीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह तुरंत विवेक ओबरॉय को अपने आप से दूर करता है और विवेक ओबरॉय को घूरते हुए कहता है आई, आप कोई बच्चे नहीं है जो ऐसे उछल कूद कर रहे हैं आई। इतना कहकर कबीर विवेक ओबरॉय को अपने आप से दूर करता है आई। वही कबीर की बातें सुनकर विवेक ओबरॉय का मुंह बन जाता है आई। वह घुरकर कबीर को देखता है आई, लेकिन कहता कुछ नहीं है आई, क्योंकि कबीर ने उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व कर दी थी आई, यह विवेक ओबरॉय को लग रहा था आई। वही कबीर विवेक ओबरॉय को इग्नोर करके चाहत के पास जाता है आई, जो अभी भी कुर्सी पर बैठकर उसे ही देख रही थी आई। वही चाहत जब कबीर के मुंह से हाँ सुनती है आई, तो वह राहत की सांस लेती है कि कबीर ने किसी को नहीं बताया कि यह सब उसकी वजह से हुआ है आई। उसने ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया है एल, ना कि कबीर ने आई। लेकिन जब चाहत कबीर को अपनी तरफ आता दिखती है, तो एकदम से डर जाती है और अपने मन में सोचते हुए ही खुद से कहती है आई, अब यह मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं आई, कहीं इनका जानना तो नहीं है आई कि मैंने ये सब कैसे किया और मुझे ये सब कैसे आता है आई। अब मैं क्या करूं, कैसे जवाब दूं आई। इतना सब सोचकर चाहत बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है आई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे आई। Chapter 49 कबीर का चाहत को अपने साथ ले जाना। चाहत जब कबीर को अपने पास आता देखती है आई, तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे आई। वह एक ही जगह पर किसी मूर्ति की तरह बैठे बस कबीर को देखे जा रही थी आई। वही कबीर बिना किसी एक्सप्रेशन के चाहत की आंखों में देखते हुए उसके पास जा रहा था। कबीर चाहत के पास पहुंचकर उसे एक क्रीपी स्माइल देता है और एक झटके से चाहत को अपनी गोद में उठा लेता है। वही चाहत तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती है आई, वह तो किसी मूर्ति की तरह बैठी हुई थी आई। कबीर के उठाने से वह एकदम शौक में चली जाती है आई, लेकिन हमारे कबीर बाबू को इससे फर्क नहीं पड़ता था आई। वह तो चाहत को अपनी गोद में उठाए वहां से बाहर की तरफ चले जाते हैं। वहीं विवेक ओबरॉय अपनी प्यारी बेटी को कबीर के द्वारा ऐसे ले जाते हुए बस देखता रह जाता है आई। वह कबीर को रोकना चाह रहा था आई, लेकिन उसमें ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं थी आई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसके ख्याल से कबीर ने उसकी ही बहुत बड़ी मदद की थी, इसलिए वह कबीर को कुछ नहीं बोल पाता आई।
तभी उसका एक एम्प्लॉय जो विवेक का बहुत अच्छा दोस्त भी था वह उसके पास आता है और उसको गले लगाते हुए कहता है, आई विवेक, हमने कर दिखाया, हमारा डाटा उनके पास नहीं गया, हमारी कंपनी बर्बाद होने से बच गई। आई वहीं विवेक ओबरॉय अपने दोस्त की बात सुनकर मुस्कुराता है और वापस उसे गले लगा लेता है। आई लेकिन कुछ देर बाद अपने फेस के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से चेंज करके मतलब एकदम सीरियस होकर अपने दोस्त जिसका नाम विक्की था उससे कहता है, आई विक्की, हमें जल्द से जल्द उस इंसान को पकड़ना होगा। आई आज जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सिक्योरिटी सिस्टम में घुसने की कोशिश की है। आई एक बार वह हमारे हाथ आ जाए फिर उसका सामना मौत से होगा। आई इतना कहकर विवेक ओबरॉय के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। अब उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ जाती है। आई जो सामने वाले के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आई वही विवेक ओबरॉय का चेहरा इस समय बेहद ही ज्यादा डरावना लग रहा था। आई अगर इस समय चाहत विवेक ओबरॉय को देखती तो उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि यह उसके प्यारे पापा है। आई जो हमेशा उसके साथ मस्ती मजाक करते हैं। आई वही विवेक ओबरॉय की बात सुनकर और उसके चेहरे पर ऐसे खतरनाक एक्सप्रेशन देखकर विक्की भी एक पल के लिए डर जाता है। आई लेकिन वह विवेक ओबरॉय का बहुत अच्छा दोस्त था। आई उसको पता था विवेक ओबरॉय बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। आई लेकिन उसके चेहरे से कोई भी पता नहीं लगा पाता था। आई लेकिन असलियत तो इससे बहुत ही ज्यादा डरावनी है। आई जो केवल विकी को पता था, इसलिए विकी तुरंत ही अपने काम पर लग जाता है। आई वही विवेक ओबरॉय भी वहां पर सब कुछ मैनेज करने लगता है। आई क्योंकि उसे भी पता लगाना था ये हरकत किसकी थी। आई ये लोग तो अपने काम पर लग गए, चलिए हम लोग दूसरी तरफ भी देख ले कि चाहत और कबीर के बीच क्या हो रहा है। कबीर चाहत को अपनी गोद में उठकर बाहर लेकर जा रहा था। वही चाहत कबीर की गोद में एक छोटी सी गुड़िया की तरह बैठी थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर को देख रही थी, लेकिन कबीर इसको पूरी तरह इग्नोर कर देता है और अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखते हुए चला जा रहा था। चाहत कबीर की गोद में बैठे अपने मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं, मैं इस डेविल को क्या जवाब दूंगी अगर यह पूछेंगे कि मुझे ये सब कैसे आता है। आए इतना कहकर चाहत अपना चेहरा रोने जैसा बना लेती है और कबीर की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर सोचने लगती है कि वह कबीर को क्या जवाब देगी। आई वही कबीर लिफ्ट से होते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जा रहा था, लेकिन वह अपने मन में सोचता है, आई बेबी डॉल, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है। आई तुम जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो और इसका पता मैं बहुत जल्द लगा कर रहूंगा। आई मैंने उस बेवकूफ से बोला था कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे दे, लेकिन उस बेवकूफ ने बस तुम्हारी नॉर्मल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जैसे कि तुम अनाथ आश्रम में रह रही थी। आई लेकिन जरूर इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री है और मिस्ट्री सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। आई इतना कहकर कबीर के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अगर चाहत इस समय कबीर के चेहरे को देख लेती तो एकदम से डर जाती। आई उसे विश्वास ही नहीं होता। आई इस समय कबीर का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। आई खास करके उसकी आंखें जिसमें कोई भी भाव नहीं था। आई उसकी आंखें एकदम खाली थी, जैसे कि कोई सात समुंदर जो तूफान के आने के पहले एकदम शांत रहता था। इस समय कबीर भी वैसा ही लग रहा था। आई कबीर चाहत को लेकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आता है। आई वहां पर उसका असिस्टेंट और बॉडीगार्ड कबीर का इंतजार कर रहे थे। वही असिस्टेंट और बॉडीगार्ड जब अपने बॉस को किसी लड़की को ऐसे गोद में लेकर आता देखते हैं आई तो एकदम से शॉक हो जाते हैं। आई उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वह कुछ देर के लिए कोई भी रिएक्ट कर नहीं पाते। आई वह सब अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बॉस को और उस छोटी सी लड़की को देख रहे थे। आई जिसे उनके बॉस ने गोद में उठा रखा था और वह लड़की भी किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उनके बॉस से लिपटी हुई थी। आई उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आई इसलिए सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक तक कबीर और चाहत को घूरने लगते हैं। आई जो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। आई वही कबीर जो चाहत को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा होता है। आई कि तभी वह देखता है उसके बॉडीगार्ड और उसका असिस्टेंट कैसे उसको एक तक देख रहे हैं। आई जो देखकर कबीर की आंखें ठंडी हो जाती है। आई उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि कोई भी उसकी बेबी डॉल को कैसे देख सकता है। आई कबीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से आसपास का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर जाता है। आई जिससे सबको अपने शरीर में कभी सी महसूस होती है। आई वही बॉडीगार्ड और उसका असिस्टेंट जो कबीर और चाहत को देख रहे थे। आई उन्हें आसपास बदलाव होता महसूस होता है। आई जिसकी वजह से वह सब तुरंत अपने होश में आते हैं। आई तभी उनकी आंखें कबीर की खतरनाक आंखों से मिलती है। आई जिसकी वजह से सभी एकदम से अपने घुटनों पर आ जाते हैं और अपना सर झुकाकर कबीर से माफी मांगने लगते हैं। आई वही कबीर जब उन सब की ऐसी हरकत देखा है आई तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। आई लेकिन वह किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था उसकी प्यारी सी बेबी डॉल उसके गुस्से को देखकर उससे डरे। आई इसलिए कबीर अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करता है और तुरंत चाहत को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है।
वही कबीर के बैठने से ड्राइवर और असिस्टेंट जल्दी से अपने होश में आते हैं और सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। एल कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सड़कों पर चलने लगती है। आए वही गाड़ी की बैक सीट पर कबीर चाहत को अभी भी अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। आए वही चाहत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर को देख रही थी और मन में सोच रही थी, आई डेविल मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हैं, क्या वह भूल गए हैं मुझसे पूछना। आए चलो अच्छा ही हुआ कि वह भूल गए, नहीं तो मुझे ही अपना इतना दिमाग चलाना पड़ता। आए इतना कहकर चाहत अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। आए जिससे उसके छोटे छोटे और फूले हुए गालों पर डिंपल पड़ने लगता है। आए जिससे वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लगने लगती है। तभी कबीर की नजर चाहत के चेहरे पर जाती है, जिसकी वजह से वह एक तक चाहत के उस मासूम से चेहरे को देखने लगता है। आए जो इस समय बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। आए कबीर चाहत को देखने में इस कदर खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर से चाहत को एक तक देखे जा रहा था। वही चाहत जो अपने मन में तरह तरह की बातें सोचते हुए अजीब अजीब प्रकार के मुंह बना रही थी। आए तभी उसका ध्यान कबीर पर जाता है, जो एक तक उसे ही देख रहा था, जो देखकर चाहत की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आए वह अपने मुंह का पाउच बनाते हुए अपने मन में कहती है, आए डेविल मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, आए जैसे कि यह मुझे अभी कच्चा ही खा जाएंगे। आए इतना कहकर चाहत अपनी मासूम नजरों से कबीर को देखने लगती है। आए जो देखकर कबीर को चाहत के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार आता है। आए लेकिन वह ये सब बातें अपने चेहरे पर सो नहीं होने देता। आए उसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस रहता है, जिसकी वजह से चाहत को पता नहीं चल पाता आए इस समय कबीर के मन में क्या चल रहा है। एल वह एक तक कबीर को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। आए वही कबीर से जब और ज्यादा कंट्रोल नहीं होता तो वह चाहत को फट से अपने सीने में से लगा लेता है और उसका सर अपने सीने में छुपा लेता है, जिसकी वजह से चाहत कबीर को देख नहीं पाती और वह कबीर की सीने में से निकलने की कोशिश करती है। आए जो देखकर कबीर अपनी ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, आई बेबी डॉल शांति से सो जाओ, अभी हमें पहुंचने में टाइम लगेगा। आए कबीर की बात सुनकर चाहत उसके सीने में से अपना चेहरा हल्का सा बाहर निकालकर कबीर को देखते हुए अपनी आंखें टिमटिम कर कहती है, आए डेविल हम कहाँ जा रहे हैं। आए वही चाहत की बात सुनकर कबीर उसको घूरकर देखना है। आए जिसकी वजह से हमारी बेचारी चाहत एक पल के लिए डर जाती है और अपना चेहरा तुरंत ही कबीर के सीने में छुपा लेती है और धीरे से कबीर से बोलता है, आई डेविल छोटा सा भूत मैं सो गई हूँ। आए वही चाहत की ऐसी हरकत देखकर कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आए जिसे कोई नहीं देख पाता। वही कबीर चाहत को अपनी सीने से लगाए आंखें बंद कर लेता है। आए उसको एक सुकून सा मिलता है। आए चाहत को अपने पास देखकर और मेल कुछ देर में उनकी कार एक बड़े से बांग्ले के सामने आकर रुकती है। आए जो पूरी तरीके से ब्लैक कलर में था। आए वह बंगला बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लेकिन उतना ही डरावना लग रहा था। आए कबीर की कारों का काफिला वहां से होते हुए उस बड़े से विला के सामने आकर रुकता है। आए कार के रुकते ही ड्राइवर तुरंत आकर कबीर की साइड का दरवाजा खोल देता है। आए वही ड्राइवर के दरवाजा खोलते ही कबीर चाहत को अपनी गोद में अच्छे से संभाल कर पकड़ लेता है और आराम से कार के बाहर निकलता है और उस विला के अंदर जाने लगता है। आए वही हमारी चाहत जो कबीर के गोद में सो गई थी, उसको कुछ भी पता नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है या फिर कबीर उसको कहाँ लेकर जा रहा है। वह तो मस्त अपनी नींद की दुनिया में खोई हुई थी। आए वही कबीर चाहत को अपनी गोद में लेकर विला के अंदर दाखिल होता है। आए वह विला अंदर से बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लेकिन उतना ही ज्यादा डरावना लग रहा था। आए उस पूरे विला का इंटीरियर ब्लैक एंड व्हाइट था। आए जो उसे और भी ज्यादा डरावना लेकिन क्लासिक बना रहा था। एल कबीर चाहत को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। 50 चाहत का कबीर को देखना। आगे आज का एपिसोड थोड़ा शॉर्ट है लेकिन मैं कल आपसे पक्का वादा करती हूँ कल आप लोगों को 2 एपिसोड मिलेंगे, वह भी बड़े बड़े। कबीर चाहत को लेकर अपने विला में दाखिल होता है और सीधा फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। आए जहां पर उसका रूम था। इस समय विला में कोई भी मौजूद नहीं था। ये कबीर का पर्सनल विला था। आए जहां पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं था। आए बिना कबीर की परमिशन के कबीर चाहत को लेकर अपने रूम में दाखिल होता है। आए फिर चाहत को ले जाकर अपने किंग साइज बेड पर आराम से लेट देता है। आए जो उस रूम की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा था। एल कबीर के रूम को देखकर ऐसा लग रहा था आए जैसे कि वह किसी डार्क डेविल का रूम हो। आए कमरे का इंटीरियर ब्लैक एंड ब्राउन था। एल जो उस कमरे को और भी ज्यादा भयानक लेकिन लग्जरियस के साथ थोड़ा क्रीपी भी बना रहा था। एल जैसे कि यह कमरा एक ऐसे इंसान के लिए बन गया हो जिसे सिर्फ अंधेरा पसंद हो। आए उस कमरे में रोशनी ना के बराबर थी। आए लेकिन इतनी रोशनी थी कि इंसान एक दूसरे का चेहरा देख सके। आए कबीर चाहत को अपने किंग साइज बेड पर लेटकर वॉशरूम में जाता है खुद को फ्रेश करने के लिए। थोड़ी देर बाद कबीर वॉशरूम से बाहर निकलकर अपने क्लोजेट रूम की तरफ जाता है। एल जो साइड में ही बना था और कुछ देर बाद वहां से निकालकर चाहत के ठीक सामने सोफे पर बैठ जाता है अपना लैपटॉप लेकर और वहां पर कुछ काम करने लगता है। आए लेकिन उसकी नजर बराबर चाहत पर थी। आए
फिर थोड़ी देर बाद वह अपने मोबाइल से किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और फिर गौर से चाहत को देखने लगता है। इस समय कबीर के मन में बहुत कुछ चल रहा था और वह बहुत कुछ चाहत से पूछना भी चाहता था। लेकिन किसी वजह से वह चाहत से कुछ नहीं पूछता है। वह बस चाहत को ऐसे देख रहा था जैसे कि चाहत उसके लिए कोई इंटरेस्टिंग चीज हो जिसे उसको सॉल्व करने में बहुत मजा आ रहा था। वह अपना मजा इतना जल्दी खराब नहीं करना चाहता था। वह एक एक करके चाहत के हर एक मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। इतना खुद के मन में सोचते हुए कबीर के चेहरे पर एकदम डेंजरस स्माइल आ जाती है और वह अपनी उसी डेंजरस स्माइल के साथ चाहत को अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखने लगता है। इस समय अगर चाहत कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन देख लेती तो उसका डर से बहुत बुरा हाल होता लेकिन गनीमत यह है कि चाहत इस समय अपने सपनों की दुनिया में खोई है। कुछ देर बाद चाहत की नींद धीरे धीरे खुलती है जिससे वह कसमस आते हुए धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है। तभी उसकी आंखें अपने सामने सोफे पर बैठे कबीर पर जाती है जो अपना सर ऊपर करके कुछ सोच रहा था। वही हमारी चाहत अपनी नींद भरी आंखें खोलकर कबीर को देखते हैं। पर जब वह कबीर को देखते हैं तो उसे ऐसा लग रहा है था कि कबीर सोफे पर बैठे बैठे सो गया है। जो देखकर चाहत अपने होठों का पाउच बनाकर धीरे से बेड से नीचे उतरती है और धीरे धीरे चलते हुए कबीर के पास जाती है। चाहत कबीर के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसके सोते हुए चेहरे को ध्यान से देखने लगती है। वह कबीर को देखने में इतना मगन हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह कबीर के कितना ज्यादा करीब आ गई है। चाहत अपने पंजों के बाल खड़ी होकर कबीर के चेहरे को ध्यान से देख रही होती है। तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि चाहत सीधा जाकर कबीर के सीने से लग जाती है और एकदम से उसकी शौक से आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ अभी क्या हुआ है। वह तो शांति से कबीर के सोते हुए चेहरे को देख रही थी। वह अचानक कबीर की गोद में कैसे आ सकती है। वह अपनी शौक से बड़ी बड़ी आंखें कर यही सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके कानों में एक सख्त लेकिन मैग्नेटिक आवाज सुनाई देती है जो उसके ऊपर से ही आ रही थी। जी हाँ, यह आवाज किसी और की नहीं हमारे कबीर बाबू की थी। जो चाहत को अपने इतने पास देखकर एकदम से उसके हाथ पकड़कर खींच लेते हैं जिसकी वजह से चाहत सीधा उसके सीने से आकर लगती है। कबीर अपनी सख्त आवाज में चाहत को देखते हुए अपना सर नीचे करता है। फिर अपनी शांत लेकिन मैग्नेटिक आवाज में चाहत से पूछता है, बेबी डॉल तुम क्या देख रही थी? वही कबीर की आवाज सुनकर चाहत फाइनली अपने होश में आती है और अपनी आंखों को और बड़ा बड़ा करके मासूमियत से अपना सर ऊपर करती है और कबीर की आंखों में देखते हुए अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाकर और होठों का पाउट बनाकर कबीर से मासूमियत से करती है, एल डेविल मैं आपको देख रही थी, आप सोए हैं कि नहीं, मुझे भूख लगी है। इतना कहकर चाहत अपने होठों को बाहर निकालकर कबीर को देखने लगती है जैसे कि उसे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी हो। लेकिन चाहत अपने मन में सोचती है, भगवान जी प्लीज आज मुझे बचा लीजिए। डेविल छोटा सा भूत के सवालों से प्लीज वह दोबारा से वह सब सवाल न पूछे कि मुझे वह सब कैसे आता है वरना मैं क्या एक्सप्लेन करूंगी। इतना कहकर चाहत अपने मन में रोने लगती है कि उसे क्या जरूरत थी वह सब करने की, जबकि उसे पता था कुछ देर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाने वाली थी। तो उसे बीच में अपनी टांग गड़ने की क्या जरूरत थी। इतना सब सोचते हुए चाहत के चेहरे पर रोने जैसा एक्सप्रेशन आ जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पर रो देगी। वही हमारा कबीर चाहत के चेहरे को गौर से देख रहा था और उसके एक्सप्रेशन को नोटिस भी कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही पता है कि चाहत अपने मन में क्या सोच रही है इस टाइम, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाता है। वह चाहत को अपने बिना किसी एक्सप्रेशन वाले फेस के साथ देखते हुए कहता है, ओके वही कबीर के ओके बोलने से चाहत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन दूसरे ही पल वह कंफ्यूजन में कबीर को देखने लगती है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कबीर किस लिए ओके बोल रहा है। उसे भूख लगी है इसलिए या फिर वह उसके सवाल पूछने के लिए ओके बोल रहा है। वह अपनी कंफ्यूजन भरी नजरों से कबीर को देखने लगती है लेकिन कबीर चाहत के कंफ्यूजन भरी नजरों को इग्नोर करता है। वह चाहत को अपनी गोद में उठता है और बाथरूम में ले जाकर उसे फ्रेश होने के लिए बोलता है। फिर उसे वापस अपनी गोद में उठाकर नीचे चला जाता है। कबीर चाहत को लेकर सीधा नीचे लिविंग हॉल में जाता है और वहां से सीधा डाइनिंग हॉल में जो वहीं पर बना हुआ था। फिर वह चाहत को डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। डाइनिंग टेबल पर पहले से ही खाना लगा हुआ था जो देखकर चाहत अपनी लालची नजरों से उन सभी खाने के डिशेज को देखने लगती है क्योंकि वह सारे खाने की डिशेज उसकी फेवरेट थी जिसकी वजह से उसके मुंह में लार टपकने लगता है और जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़कर खाना लेने ही वाली होती है तभी उसके कानों में किसी की सख्त लेकिन खतरनाक आवाज सुनाई देती है जो चाहत से कह रहा था, बेबी डॉल बिहेव योरसेल्फ, शांति से बैठो। वही कबीर की इतनी ठंडी आवाज सुनकर चाहत जिसके हाथ आगे खाना लेने के लिए बढ़ ही गए थे वह तुरंत अपने हाथ को रोक देती है और किसी मासूम बच्चे की तरह अपने हाथ को वापस खींचकर कबीर को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है जैसे कबीर ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी की हो
लेकिन कबीर चाहत के चेहरे को इग्नोर करता है। फिर वह अपने आप से उन सभी डिशेज में से कुछ चीजें चुनकर चाहत की प्लेट में रखता है और हरी सब्जियां भी चाहत के प्लेट में रखता है, जो देखकर चाहत का मुंह बन जाता है। लेकिन वह इस समय कबीर से कुछ करती नहीं है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था अगर वह कबीर को गुस्सा दिल आएगी तो जो बच्चा खुचा खाना है कबीर वह भी उससे ले लेगा और उसको सिर्फ हरी सब्जियां ही खिलाएगा जो चाहत बिल्कुल खाना नहीं चाहती थी। इसलिए बेचारी चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। लेकिन अपनी नाराजगी भरी नजरों से वह कबीर को भी देख रही थी जो बात कबीर भी बखूबी महसूस कर रहा था लेकिन वह चाहत को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि उसने चाहत की नाराजगी नोटिस ही ना की हो। 51 चाहत और विवेक ओबरॉय की खुशी। आगे कबीर और चाहत दोनों खाना खाते हैं। वही चाहत अपनी नाराजगी भरी नजरों से कबीर को घूरे जा रही थी लेकिन उसकी से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कबीर से, क्योंकि उसे डर था कबीर उससे नाराज हो जाएगा और उससे पूछने लगेगा कि वह सब उसने कैसे किया, तो उसके पास इसका जवाब नहीं था। इसलिए बेचारी अपना मन मारकर अपना खाना खा रही थी। वही कबीर चाहत को अपने कोल्ड फेस के साथ देखे जा रहा था। धीरे धीरे दोनों ने अपना खाना कंप्लीट कर लिया। तभी कबीर अपने मोबाइल फोन से कुछ करता है जिसके कुछ ही देर बाद एक बॉडीगार्ड एक ट्रे लेकर डाइनिंग हॉल पर आता है और कबीर को ग्रेट करके हुए वह ट्रे डाइनिंग टेबल पर रखकर चला जाता है। वही चाहत अपनी क्यूरियोसिटी भरी नजरों से उस प्लेट को देखे जा रही थी जो ढका हुआ था उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस ट्रे में क्या है। वह जैसे ही उसको देखते हैं तो वह क्यूरियोसिटी के लिए जल्दी से अपनी सीट से उठने की कोशिश करती है लेकिन कबीर उससे ज्यादा फास्ट था। वह उस ट्रे को उठा लेता है और उस पर से कपड़ा हटा देता है जिसे देखकर चाहत की आंखें तारों की तरह चमकने लगती है और वह अपनी लालच भरी नजरों के साथ उस प्लेट को देखने लगती है जिस पर आइसक्रीम रखा हुआ था। वह जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाकर आइसक्रीम को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन कबीर एक झटके से उस प्लेट को चाहत से दूर कर देता है जो देखकर चाहत की आंखों में मायूसी छा जाती है और वह अपनी मायूस नजर से के साथ कबीर को देखने लगती है इस समय चाहत बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसको देखकर एक पल के लिए कबीर भी अपनी जगह पर रुक सा जाता है, लेकिन फिर वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कोल्ड करते हुए चाहत से बोलता है आज जो तुमने किया वह दोबारा फ्यूचर में तुम कभी नहीं करोगी बिना मेरी परमिशन के। इतना कहकर कबीर चाहत को घूरने लगता है वही कबीर की बात सुनकर चाहत एक पल के लिए अपनी जगह पर रुक सी जाती है। फिर अपने मन में सोचते हुए कहती है डेविल को कैसे पता चला कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ? कहीं डेविल मेरे मन की बात तो नहीं पढ़ सकते या फिर कुछ और मुझे पता लगाना होगा इतना अपने मन में सोचते हुए चाहत कबीर की तरफ देखने लगती है जैसे वह कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश कर रही हो, जो देखकर कबीर अपनी कोल्ड आवाज में चाहत से करता है बेबी डॉल फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दो और मैंने जो कहा है वह तुम्हें करना होगा, नहीं तो इतना इतना कहकर कबीर चाहत को घूरने लगता है। वही कबीर के ऐसे घूरने से हमारी चाहत डर जाती है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा। कहीं कबीर को उसकी सच्चाई मालूम तो नहीं चल गई लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही कई सवाल चाहत के दिमाग में चल रहे थे, लेकिन उसके पास अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। इसलिए बेचारी डर से अपने गार्डन में हिला देती है। उसे इस समय कबीर से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था वही हमारे कबीर बाबू जब चाहत को ऐसे खुद से डरता हुआ देखते हैं तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े नर्म हो जाते हैं और वह आइसक्रीम चाहत के सामने करते हैं बेबी डॉल आइसक्रीम खा लो, इतना कहकर वह आइसक्रीम चाहत के सामने रख देते हैं वही हमारी चाहत उस आइसक्रीम को ऐसे घूर घूर कर देख रही थी जैसे कि आज यह उसकी सबसे प्यारी आइसक्रीम उसका दोस्त नहीं सबसे बड़ा दुश्मन हो, जिसे कबीर ने उसके आगे रख दिया हो। लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी कुछ देर उस आइसक्रीम को घूरने के बाद चाहत खुद से ही रहती है चाहत बेटा, ऐसे आइसक्रीम से नाराज नहीं होते, ये तो तुम्हारी सबसे अच्छी चीज है जो तुम्हें मुश्किल से ही खाने को मिलती है ना पापा देते हैं ना ही यह खड़ूस डेविल मुझे खाने देता है, लेकिन आज यह मुझे खाने दे रहा है जरूर इसके पीछे डेविल का कुछ मोटिव होगा पहले मुझको डराना धमकाना, फिर उसके बाद आइसक्रीम देखकर मानाना। इस डेविल के मन में न जाने क्या क्या बातें चलती रहती है इतना खुद से कहकर चाहत अपने लालच को और ना रोकते हुए जल्दी से आइसक्रीम की एक स्पून अपने मुंह में ले लेती है जो उसके मुंह में जाते ही पिघल जाती है जिससे चाहत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह उस आइसक्रीम का टेस्ट लेते हुए खाने लगती है। वही कबीर साइड में बैठकर चाहत के चेहरे के एक्सप्रेशन गौर से देख रहा था जो आइसक्रीम खाते हुए बहुत ही ज्यादा एडरेबल लग रहे थे जिसे देखकर कबीर को अपने मन में बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है
चाहत धीरे धीरे सारी आइसक्रीम को खा लेती है। आई कुछ आइसक्रीम उसके मुंह पर ही लग जाती है, आई जिसकी उसे कोई खबर नहीं थी। आई वही कबीर ध्यान से देख रहा था चाहत को। वह एक टिश्यू उठाकर चाहत के चेहरे को साफ करता है। आई जो देखकर चाहत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर को देखने लगती है। आई लेकिन कहती कुछ नहीं है, क्योंकि उसे अब भी याद था कि कबीर ने कुछ देर पहले उसे कैसे धमकाया था। आई जिसकी वजह से वह कबीर से थोड़ी नाराज थी। आई लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद उसकी नाराजगी पूरी तरीके से दूर हो गई थी। आई लेकिन वह कबीर को देखकर ऐसे प्रेसिडेंट कर रही थी आई जैसे कि वह कबीर से अभी भी नाराज हो। आई वही कबीर चाहत की झूठी नाराजगी को महसूस करता है। आई लेकिन वह इग्नोर करता है। आई क्योंकि उसे पहले ही मालूम था आइसक्रीम खाने के बाद चाहत अपनी नाराजगी पूरी तरीके से भूल जाएगी। आई इसलिए वह चाहत को अपनी गोद में उठाकर लिविंग हॉल में जाता है और वहां सोफे पर बैठकर उसके हाथ में रिमोट दे देता है और वहीं पास में ही बैठकर लैपटॉप पर अपना कुछ काम करने लगता है। आई वही चाहत मुंह बनाकर कबीर को देखती है। आई फिर बाद में टीवी चालू करके उसमें कार्टून देखने लगती है जो चाहत का फेवरेट था। आई ऐसे ही समय बीतने रखता है, धीरे धीरे रात हो जाती है। कबीर चाहत को वापस से ओबरॉय मेंशन छोड़ देता है। आई ऐसे ही समय धीरे धीरे अपनी गति से चलने लगता है। आई लगभग 5 सालों के बाद ओबरॉय परिवार में फिर से तिलकारियां गुजने लगते हैं। आई क्योंकि गीता ओबरॉय प्रेग्नेंट हो गई थी। आई जो जानकर विवेक ओबरॉय और चाहत खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आई वहीं चाहत बार बार कह रही थी कि उसे भाई चाहिए। आई वही विवेक ओबरॉय कह रहा था नहीं, उसे प्रिंसेस चाहिए जो बिल्कुल मेरी तरह क्यूट हो। आई ऐसे ही दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है। आई घर के सभी परिवार वाले खुश थे और खुशियां मना रहे थे, क्योंकि उनके घर में एक नया मेहमान जो कुछ ही दिनों में आने वाला था, इसलिए परिवार में खुशियां छाई हुई थी। आई गीता जी भी बहुत खुश थी कि फाइनली उनकी गोद भर गई। आई वह इसका सारा श्रेय चाहत को दे रही थी। आई क्योंकि चाहत के इस घर में कदम रखने से ही इस घर में जैसे खुशियों की बारिश हो गई हो। एक के बाद एक उनको खुशियां मिलती जा रही थी। आई जिससे वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आई उनके घर में हमेशा चहल पहल होती रहती थी। आई पहले जो घर एकदम बेजान सा लगता था, आई आज वह चाहत के आ जाने से बहुत ही ज्यादा खुशहाल लग रहा था। आई तभी हमें लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है। आई जहां चाहत एक प्लेट में कुछ लेकर आ रही थी। आई वहीं दूसरी प्लेट में विवेक ओबरॉय कुछ लेकर आ रहा था। आई दोनों गीता जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी प्लेट गीता जी के सामने कर देते हैं। आई जैसे कि वह गीता जी से कहना चाह रहे हो कि वह जो लेकर आए हैं आई उसे खाए। वही गीता जी अपने पति और बेटी को देख रही थी। आई वह जब से प्रेग्नेंट हुई है, आई तब से इन दोनों का तो रोज का हो गया है। आई कुछ ना कुछ किचन में जाकर करते रहते हैं और उनके सामने लाकर रख देते हैं। आई आज भी ऐसा ही हुआ था। गीता जी उस प्लेट में देखती है जो उनके सामने रखा हुआ था, फिर उन दोनों को देखती है। आई जो उनके सामने ऐसे खड़े हुए थे जैसे कि अपनी तारीफ करने का इंतजार कर रहे हो। आई जो देखकर गीता जी अपना सरना में हिला देती है और दोनों के प्लेट को घूरने लगती है। आई जैसे वह सोच रही हो कि इन दोनों प्लेट में से पहले किसे खाया जाए। आई क्योंकि वह अपने पति और बेटी को इस कुछ दिनों में बहुत अच्छे से जान गई थी। आई अगर वह इन दोनों प्लेटों में से किसी एक का भी खाना पहले खा लेंगे हैं आई तो दूसरा नाराज होकर मुंह फुला लेगा। आई जो उन्हें ही बाद में दूसरे को मनाना होगा। आई इसलिए गीता जी इस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में उन प्लेटों को घूर रही थी। आई 52 चाहत और विवेक ओबरॉय की पनिशमेंट। आगे गीता जी उन दोनों प्लाटों को ध्यान से देख रही थी। आई जो उनके सामने रखा हुआ था। आई पहले प्लेट में सिर्फ वेजिटेबल्स ही रखे हुए थे, जबकि दूसरी प्लेट में वेजिटेबल के साथ कुछ चटपटा खाना भी रखा हुआ था, जो देखकर गीता जी का मन पहले उसे खाने का हुआ था। आई लेकिन जब वह अपना चेहरा ऊपर उठाकर दोनों को देखती है आई तो दोनों अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गीता जी को देख रहे थे। आई जो देखकर गीता जी को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। आई तभी वहां पर दादी जी आ जाती है। आई उनके हाथ में भी कुछ था। आई वह गीता जी के पास बैठकर उनसे कहती है, आई बहू तू इन दोनों को छोड़ और ले, आज मेरे हाथों से था। आई इतना कहकर दादी जी अपने साथ लाया हुआ लड्डू जो तिल का था, आई जो प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं को खिलाया जाता है, आई वह लड्डू दादी जी गीता जी के सामने रख देती है। आई जो देखकर गीता जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस लड्डू को लेने ही वाली होती है। आई तभी उनके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आई जो जोर से चिल्लाकर गीता जी से कह रहे थे। आई नहीं, वही उस आवाज को सुनकर गीता जी एक पल के लिए डर जाती है। आई फिर जल्दी से अपना सर ऊपर उठाकर उस आवाज की दिशा में देखने लगती है तो पाती है उनके प्यारे पतिदेव और उनकी प्यारी बेटी चाहत उस लड्डू को देखकर ऐसा चेहरा बना रहे थे कि जैसे गीता जी अभी उस लड्डू को खाएंगे और न जाने उनके साथ क्या हो जाएगा। आई जो देखकर गीता जी उन दोनों को घूर कर देखती है। आई क्योंकि इन दोनों का रोज का ही था, यह दोनों गीता जी को बस अपने हाथों का ही खाना खिलाते थे। आई
जबकि दूसरा कोई अगर गीता जी को कुछ भी खाना को देने की कोशिश करता था तो दोनों ऐसा दिखाते थे कि जैसे गीता जी उस खाने को खाकर बीमार ही पड़ जाएगी। वही दादी जी जो गीता जी के बगल में ही बैठी थी वह उन दोनों को घूर कर दिखती है और मुंह बनाकर कहती है तुम दोनों नालायकों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ये तिल का लड्डू ही है जो प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं को दिया जाता है खाने के लिए। इससे बच्चा स्वस्थ और हेल्दी रहता है और माँ को भी ताकत मिलती है। अगर तुम दोनों ने इससे आगे नौटंकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर दादी जी उन दोनों को घूरने लगती है। वही दादी जी की बात सुनकर विवेक फटाक से आगे आते हुए कहता है लेकिन माँ, डॉक्टर ने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि गीता को तिल का लड्डू भी दिया जाए। मैं डॉक्टर की सलाह के बिना गीता को कुछ भी खाने नहीं दूंगा। इतना कहकर विवेक ओबरॉय अपनी जगह पर ऐसे खड़ा हो जाता है कि जैसे वह इससे आगे किसी की बात नहीं सुनेगा। तभी फटाक से चाहत आगे आते हुए कहती है हाँ दादी माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी तिल के लड्डू में बहुत ही ज्यादा घी होता है। और मैंने गूगल बाबा से पढ़ा था प्रेगनेंसी में ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। इतना कहकर चाहत भी विवेक ओबरॉय के साथ खड़ी हो जाती है। उन दोनों को देखकर दादी माँ घूरकर उन दोनों को देखते हैं क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता था, दादी माँ या फिर कोई भी गीता जी को कुछ भी खिलाने की कोशिश करता था तो दोनों न जाने कहां से आकर एक दूसरे के पार्टनर बन जाते थे और सामने वाले की धज्जियां उड़ा देते थे। लेकिन दादी माँ भी कुछ काम नहीं थी, वह उन दोनों को डांटते हुए कहती है तुम दोनों बदतमीज, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर दादी माँ अपनी जगह से उठती है और अपनी छड़ी लेकर उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए कहती है तुम दोनों को मैं आज छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों ने मेरी बहू को परेशान कर रखा है। उसे कुछ भी ढंग से खाने नहीं देते। मैं भी अपने जमाने में तिल के लड्डू खाए थे। मेरी माँ, दादी पर दादी सभी ने खाए थे और तुम दोनों को यह अनहेल्दी लग रहा है। आज मैं तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। तुम्हें तो मैं बात कर रहूंगी कि कौन सा फूड हेल्दी होता है और कौन सा फूड एंड हेल्थी। इतना कहकर दादी माँ अपनी छड़ी उठाकर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही चाहत और विवेक ओबरॉय जब देखते हैं कि उनकी माँ और दादी माँ उनकी तरफ कैसे बढ़ रही है तो दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं है। फिर अचानक से कहते हैं भागो। इतना कहकर दोनों भागने लगते हैं। वही दादी माँ उन दोनों के पीछे भागने लगती है। वही डाइनिंग टेबल पर बैठी गीता जी यह सब नजारा देखकर जोर जोर से हंस रही थी। उन्हें बहुत ही खुशी मिल रही थी। उन्हें एक ऐसा ही परिवार चाहिए था खुशियों से भरा हुआ जो चाहत के आ जाने से पूरा हो गया था। लेकिन अब उनकी खुशियों को दो गुना करने के लिए उनका खुद का भी बच्चा आ रहा था। लेकिन ये सब सिर्फ चाहत के आने की वजह से हुआ था। क्योंकि जब से चाहत उनकी जिंदगी में आई है तब से खुशियों ने उनके घर का रास्ता ले लिया है, जो एक के बाद एक खुशियां उनके घर में आती ही जा रही थी। पहले जो घर एकदम सुनसान सा लगता था आज चाहत के आने की वजह से वह घर घर जैसा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ चाहत और विवेक ओबरॉय लिविंग हॉल में भाग रहे थे और दादी माँ उन दोनों के पीछे भागते हुए कह रही थी आज तो मैं तुम दोनों नालायकों को छोड़ेगी नहीं। जब देखो तब परेशान करके रखते हो, नाक में दम कर रखा है तुम दोनों ने। इतना कहकर दादी माँ उन दोनों के पीछे भागने लगती है। वही चाहत और विवेक ओबरॉय लिविंग हॉल में इस समय सोफे के इर्द गिर्द भाग रहे थे। वही दादी माँ उन दोनों के पीछे भाग रही थी। कुछ समय ऐसा ही चलता रहता है, तभी हमें दिखाया जाता है लिविंग हॉल में कुछ लोग आते हैं और सामने का नजारा देखकर उनके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि यह लोग कौन है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये कोई और नहीं विवेक ओबरॉय के पापा यानी कि चाहत के दादाजी हैं और उनके साथ कबीर के मम्मी पापा भी हैं जो इस समय लिविंग हॉल में मौजूद उन दोनों को देख रहे थे। वही चाहत और विवेक ओबरॉय भाग भाग कर थक गए थे और एक सोफे पर लेटकर हाफ रहे थे। वही दादी माँ भी दूसरे सोफे पर बैठी उन दोनों को घूर रही थी। तभी उन दोनों के कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है, जो किसी और की नहीं चाहत के दादाजी की यानी कि विवेक के पापा की थी, जो लिविंग हॉल के नजारे को देखकर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल लेते हैं। इस समय उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और वह सामने देखते हुए अपनी कड़क आवाज में कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है। वहीं उनकी आवाज सुनकर सोफे पर लेटे विवेक ओबरॉय और चाहत एकदम से होश में आते हैं और दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना चेहरा सामने करके दादाजी को देखते हैं जो उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से घूर रहे थे। जो देखकर उन दोनों के चेहरे पर पसीना आने लगता है। तभी उन दोनों के कानों में दादी जी की आवाज सुनाई देती है। तो वह दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि वह दोनों देखते हैं दादी माँ इस समय अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लकर दादाजी से कह रही थी अभी आप नहीं थे ना, इन दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया। मुझे चैन से जीने नहीं देते, जब देखो तब मुझे परेशान करते रहते हैं।
मैं अपने बहू के पास जाकर थोड़ा सा बैठ क्या जाती हूँ, इन दोनों को वह भी रास नहीं आता और ये दोनों मुझे जली कटी सुना सुनाकर वहां से भगा देते हैं। आए आज भी ऐसा हुआ, इतना कहकर दादी माँ रोने लगती हैं। आए वही दादाजी दादी माँ को रोता हुआ देखकर गुस्से से उन दोनों को घूरने लगते हैं। आए जो देखकर दोनों की हवा टाइट हो जाती है और दोनों जल्दी से सोफे पर से खड़े हो जाते हैं। आए बिल्कुल एक सावधान बच्चों की तरह और दादाजी को अपनी डर भरी नजरों से देखने लगते हैं। आए वही दादी माँ जब यह नजारा देखती है आए तो चुपके से मुस्कुरा देती हैं, लेकिन जल्दी ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन रोने वाले कर देती हैं। आए अगर इस समय दादी माँ को कोई देखता है तो विश्वास ही नहीं कर पाता, क्योंकि इस समय दादी माँ एकदम टॉप क्लास एक्टिंग कर रही थी। आए उनके आगे तो बॉलीवुड तो क्या हॉलीवुड की एक्ट्रेस की फेल लग रही थी। आए वही विवेक ओबरॉय और चाहत अपना मुंह खोले दादी माँ को देख रहे थे। आए उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना सफाई से झूठ कैसे बोल सकता है। आए वह दोनों एक बार दादी माँ को घूर कर देखते हैं। आए लेकिन जल्दी ही वह दोनों अपने ऊपर दादाजी की घूरती हुई नजरें महसूस करते हैं। आए इसलिए जल्दी से दोनों अपना सर घुमा लेते हैं। आए वही दादाजी देखते हैं कि ये दोनों कैसे उनकी पत्नी को घूरकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। आए तो दादाजी अपनी कड़क आवाज में उन दोनों से कहते हैं, आए तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं यहाँ नहीं हूं तो तुम दोनों मेरी पत्नी को डरा धमका सकोगे। आए दादाजी की बात सुनकर दोनों जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हैं और जैसे ही कुछ कहने वाले होते हैं तभी दादाजी फिर अपनी कड़क आवाज में उन दोनों से कहते हैं, आए तुम दोनों, तुम मेरे सामने कुछ बोलो भी मत, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों की यह पनिशमेंट है। आए कि कल सुबह 6 बजे भी उठकर एक्सरसाइज करोगे। आए और तुम्हारे एक्सरसाइज का चार्ट रमन रखेगा। आए वही वह दोनों दादाजी की बात सुनकर अपना मुंह खोल दादाजी को देखने लगते हैं। आए तभी दादाजी आगे कहते हैं, अगर तुम दोनों ने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की तो आज से तुम दोनों का जंक फूड खाना बंद है। इतना सुनना ही था कि तभी उस पूरे बिला में किसी की जोरदार चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आए यह आवाज किसी और की नहीं, हमारे दो नमूनों यानी कि विवेक और चाहत की थी। जो वह दोनों सुनते हैं दादाजी उनका जंक फूड खाना बंद कर रहे हैं और उन्हें रमन से एक्सरसाइज करवाने के लिए कह रहे हैं तो दोनों को जैसे शौक लगता है। आए क्योंकि जंक फूड उन दोनों की जान थी। आए एक दिन भी जंक फूड न खाए तो उन्हें ऐसा लगता था आए जैसे कि उन्हें जीना व्यर्थ ही हो गया, और रमन तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। आए जो हमेशा उनकी शिकायत दादाजी से करता रहता था कि उन्होंने कितना जंक फूड खाया, कितने कैलोरी बढ़ाए और भी ना जाने क्या क्या। वही दोनों तो अपनी अलग ही इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच गए थे। आए तभी एकदम से होश में आते हैं और दोनों भागते हुए जाते हैं और दादाजी के दोनों पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आए दादाजी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, पापा आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आए हम दोनों तो मासूम बच्चे हैं। इतना कहकर दोनों अपना चेहरा मासूम सा बनाकर दादाजी को देखने लगते हैं। आई टीयर्स ऑफ जॉय। 53 सभी का विवेक ओबरॉय को इग्नोर करना। अब आगे वही दादाजी अपनी पोती और बेटे को देख रहे थे। आए जो उनके सामने शरीफ होने की एक्टिंग कर रहे थे और उनके जाते ही किसी शैतान बिगड़े हुए बच्चे बन जाते थे। आए जो सबको परेशान करते थे। आए वही विवेक ओबरॉय और चाहत दोनों अपनी आंखों में ढेर सारी मासूमियत भरकर दादाजी को देख रहे थे। आए जो देखकर दादी जी की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह अपने मन में सोचती हैं, आए कहीं ये इन दोनों नालायकों को देखकर पिघल ना जाए। आए मुझे कुछ करना होगा। आए इतना कहकर दादी जी अपने आंखों में झूठे आंसू लाकर अपने पति से करती हैं, हबी आप इन दोनों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। आए ये दोनों तो बस आपके सामने ही मासूम बनते हैं। आए बाकी आपके चले जाने के बाद ये दोनों मुझे हमेशा धमकाते रहते हैं और हमेशा मेरी बहू से दूर करते रहते हैं। आए ये तो मुझे उसके पास तक भी जल्दी जाने नहीं देते हैं। आए वही दादी जी की बात सुनकर जहां चाहत और विवेक ओबरॉय के चेहरे पर परेशानी छा जाती है। आए वहीं कोई और भी था। आए जो उनकी बात सुनकर खुद की हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसकी हंसी छत ही गई। आए अब आप लोग सोच ही रहे होंगे कि यह कौन है। आए तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई और नहीं कबीर की मां यानी कि राधिका जी थी। आए जो दादाजी के साथ यहां पर आई थी। आए वही उनके पति राघव जो उनके बगल में ही खड़े बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने दोस्त और उसकी बेटी की नौटंकी देख रहे थे। आए उनके चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा था। वह बिल्कुल कबीर के ही तरह थे, या फिर यह कर सकते हैं आए कबीर बिल्कुल अपने पापा पर ही गया है। आए बिना किसी एक्सप्रेशन के दोनों खड़े ऐसे रहते हैं जैसे कि कोई मूर्ति हो। आए वही लिविंग हॉल में जो अब तक थोड़ा टेंशन का माहौल था, वह राधिका जी के ऐसे हंसने से सभी लोग उनकी तरफ फिर देखने लगते हैं। आए वही गीता जी जो अब तक इतने सारे शोर सुनकर लिविंग हॉल में आ गई थी, वह अपने दोस्त को देखने लगती है तो उनके साथ ही हंसने लगती है। आए क्योंकि उन्हें भी अपने पति और बेटी की नौटंकी देखकर और साथ में अपनी मां की भी नौटंकी देखकर खुद की हंसी बहुत मुश्किल से कंट्रोल की थी।
लेकिन आखिरकार राधिका जी को हंसाता देख गीता जी भी हंसने लगते हैं। आए वही अपने दोनों बहू को ऐसे हंसना देख दादा जी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आए लेकिन हमारे राघव बाबू तो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। आए उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ रहा था। आए वह तो अपने दोस्त को ऐसे देख रहे थे आए जैसे कि किसी बेवकूफ को देख रहे हो, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आए कोई इतना बड़ा आदमी ऐसे बेवकूफों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। आए अब उन्हें कौन बताए, सभी लोग उनकी तरह अब नॉर्मल तो होते नहीं है, कुछ लोग नॉर्मल भी होते हैं और कुछ लोग फनी। क्यों, मैंने सही कहा ना। वही दादी जी विवेक ओबरॉय और चाहत का तो मुंह ही बन जाता है। आए सबको अपने ऊपर हंसता देख चाहत का तो मुंह ही बन जाता है। आए फिर वह अपने होठों को गोल कर लेती है। आए जिसके वजह से चाहत के होठों पर एक प्यारा सा पाउट बन जाता है और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ और बाकी सबको घूरकर देखने लगती है। जब चाहत दिखती है आए उन लोगों का रुकने का कोई भी मूड नहीं है। आए तो वह अपने गालों को और फुला लेती है। आए फिर अपने गुस्से भरी आवाज में उन सबसे कहती है, आए आप लोग चाहत और चाहत के डैडी के ऊपर हंस नहीं सकते। आए इतना कहकर चाहत अपनी गोल गोल आंखों से सबको घूरने लगती है। आए जैसे वह अपनी आंखों से ही सबको डराना चाह रही हो। आए वही चाहत की बात सुनकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं। आए चाहत जब सबको अपने तरफ ऐसे घूरता पाती है तो उसका मुंह गुस्से से और भी ज्यादा फूल जाता है। आए जिसमें वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लगने लगती है। आए क्योंकि उसके गुस्से से फुले गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। आए जिसमें वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। आए वही सभी परिवार वाले चाहत की क्यूटनेस देखकर उसे बस एक तक देखते रखते हैं। आए उनका तो मन ही नहीं भर रहा था चाहत को ऐसे देखने से। वही चाहत जब सबको अपनी तरफ ऐसे देखा पाती है तो बेचारी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि सब उसको ऐसे क्यों देख रहे हैं। आए वह भी सबको अपनी मासूमियत से बड़ी बड़ी आंखें कर कर देखने लगती है। आए कि कोई तो उसके गुस्से से डरे, लेकिन सभी लोग तो चाहत को प्यार से देख रहे थे, जो देखकर चाहत का मूवी बन जाता है। चाहत सोचती थी एक टाइम था जहां सभी लोग उससे कितना डरते थे, लेकिन अब डरना तो दूर की बात है, यहाँ तो सब लोग उसे इतना प्यार दे रहे थे आए कि उसके गुस्से में भी उन्हें प्यार नजर आ रहा था। आए चाहत यही सब बातें अपने मन में सोचते हुए तरह तरह के मुंह बनाकर सबको देख रही थी। आए वही बाकी सब प्यार से चाहत को देख रहे थे। चाहत के प्यारे से चेहरे को जो तरह तरह के मुंह बनाने से बहुत ही ज्यादा प्यार और क्यूट लग रहा था। आए सभी लोग अभी चाहत को ही निहारने में बिजी थे एल की तभी उनके कानों में किसी की कठोर लेकिन सख्त आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी और की नहीं, हमारे कबीर बाबू की थी। आए जो सबसे लास्ट में विला में आए थे और आते ही देखते हैं कि सभी चाहत को कैसे प्यार से देख रहे हैं। आए तो उन्हें जलन होने लगती है। आए कबीर अपने मन में सोचता है उसकी बेबी डॉल को ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं। आए जैसे कि अभी उसको अपने पास कैद करके रखना चाह रहे हो। आए लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आए इतना सब सोचकर कबीर को गुस्सा आने लगता है, इसलिए वह अपनी सख्त आवाज में सबसे कहता है, यहाँ क्या हो रहा है एल, यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या कि आप लोग ऐसे देख रहे हैं। आए वही कबीर की ऐसी सख्त आवाज सुनकर सभी लोग एकदम से हड़बड़ा जाते हैं और उसके साथ साथ होश में भी आ जाते हैं कि वह सब चाहत को कैसे देख रहे थे। आए वहीं बेचारी चाहत तो डर ही जाती है कबीर की ऐसी सख्त आवाज सुनकर, इसलिए वह तुरंत डरते हुए अपने पापा विवेक ओबरॉय के पीछे छुप जाती है। आए जो उसके बगल में ही खड़े थे। आए वही कबीर जब देखता है चाहत उसके पास ना आकर कैसे विवेक के पास जाकर चुप रही है। आए तो उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती है। आए फिर वह अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करके अपनी सख्त आवाज में चाहत से कहता है, आए बेबी डॉल यहाँ आओ। वही कबीर की सख्त आवाज सुनकर चाहत अपना छोटा सा चेहरा विवेक ओबरॉय के पीछे से आगे निकलकर कबीर को देखती है, लेकिन जब उसकी नजर कबीर की लाल आंखों पर पड़ती है आए तो वह एकदम से कांप जाती है। आए उसे अपने शरीर में सनसनी जाती सी महसूस होती है। आए इसलिए वह तुरंत विवेक ओबरॉय के पीछे अपना चेहरा कर लेती है और किसी तरह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आए चाहत अपने मन में सोचती है, जब से मैंने पापा के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक होने से बचाया है आए तब से ही डेविल मुझे बहुत ही ज्यादा डरावनी नजरों से देखते हैं। आए जैसे कि अभी ही मुझे कच्चा खा जाएंगे। मुझे इनसे न जाने क्यों अजीब सा डर लगने लग गया है। आए जो मैंने पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया है, चाहे वह मेरे पिछले जन्म में हो या फिर इस जन्म में। न जाने क्यों डेविल से मुझे अजीब सा डर लग रहा है। मैं डेविल के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आए इतना सब सोचते हुए चाहत मजबूती से विवेक ओबरॉय के शर्ट को पकड़ लेती है और उसके पीछे छुप जाती है। आए जिसकी वजह से कबीर चाहत को नहीं देख पाता है। आए जिस वजह से कबीर को गुस्सा आने लगता है और वह घुरकर चाहत की दिशा में देखने लगता है। आए वही विवेक ओबरॉय जब देखता है उसकी बेटी कैसे कबीर से डरकर उसके पीछे छुप रही है। आए तो उसे कबीर पर गुस्सा आने लगता है और वह कबीर को गुस्से से घूरकर देखता है और फिर कहता है, आए कबीर तुम मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने डरा धमका नहीं सकते हैं। आए
विवेक ओबरॉय की बात सुनकर कबीर उनकी तरफ एक नजर देखता है। आई फिर अपने सख्त आवाज में विवेक ओबरॉय से कहता है, ठीक है, मैं आपके सामने बेबी डॉल को कुछ नहीं कहूंगा। इतना कहकर कबीर विवेक ओबरॉय से अपनी नजरें हटाकर चाहत की तरफ देखते हुए कहता है, आई बेबी डॉल यहाँ मेरे पास आओ। वही कबीर को ऐसे खुद को नजरअंदाज होता देख और अपनी बातों का ऐसे उल्टा जवाब होता देख विवेक ओबरॉय चिढ़ जाता है। आई फिर राघव से कबीर की शिकायत करते हुए कहता है, आई राघव, तुम अपने बेटे को समझा दो, वह मेरी बेटी को हमेशा डरता धमकता रहता है। मेरी मासूम सी बेटी उससे टॉर्चर होती रहती है। आई वही राघव जब विवेक की ऐसी बात सुनता है, आई तो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और वहां से आराम से जाते हुए लिविंग हॉल के सोफे पर बैठ जाता है। वही विवेक ओबरॉय एक बार फिर खुद को ऐसे इग्नोर होता देख चिढ़ जाता है और खुद से ही कहता है, आई मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता, क्या यह मेरा घर है? आई लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस घर में सबसे ज्यादा बेइज्जत अगर कोई इंसान है, आई तो वह मैं हूं, क्योंकि कोई मेरी बातों को अहमियत ही नहीं देता है। आई इतना कहकर विवेक ओबरॉय वहां पर खड़े खड़े अपना पैर पटकने लगता है। आई वही विवेक ओबरॉय की ऐसी हरकत देखकर सभी लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं और वही लिविंग हॉल में लगे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। आई वही कबीर भी चलकर चाहत के पास जाता है। आई जो विवेक ओबरॉय के पीछे अब तक छुपी हुई थी। आई फिर उसका हाथ पकड़कर तुरंत लिविंग हॉल में जाकर अपने बगल में सोफे पर बैठा देता है। आई वही चाहत कबीर के ऐसे पकड़ने से बेचारी डर जाती है। आई फिर अपनी डर भरी नजरों से कबीर की तरफ देखने लगती है। आई लेकिन कबीर उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और लिविंग हॉल में ले जाकर अपने बगल में बिल्कुल अपने बराबर में सककर बैठ देता है और चाहत के हाथों की उंगलियों के साथ खेलने लगता है। आई वही बेचारी चाहत को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आई वही विवेक ओबरॉय जो अब तक लिविंग हॉल के गेट के पास अकेला खड़ा होकर खुद से ही बुदबुदा रहा था। आई लेकिन जब वह देखता है आई उसके आसपास कोई नहीं है। आई तो वह एकदम से हैरान हो जाता है। आई फिर अपने अगल बगल देखने लगता है तो पता है आई कि वहां पर उसकी प्यारी बेटी भी नहीं है। आई तभी उसकी नजर लिविंग हॉल में जाती है। आई जहां सोफे पर सभी लोग बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि विवेक के वहां होने या फिर न होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जो देखकर विवेक ओबरॉय चिढ़ जाता है। आई तभी उसका ध्यान अपनी प्यारी बेटी पर जाता है जो कबीर के साथ बैठी थी और कबीर के साथ बातें कर रही थी। आई जो देखकर विवेक ओबरॉय को ऐसा लगता है आई जैसे सभी लोगों ने उसे छोड़ दिया हो। जो देखकर विवेक ओबरॉय को खुद के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। आई वह अपना पैर पटकते हुए लिविंग हॉल में जाता है। आई उसके बैठने के लिए तो जगह ही नहीं है। आई उसकी प्यारी पत्नी के पास तो राधिका जी बैठी है और राघव तो दादाजी और दादी माँ के साथ बैठा हुआ है और वही कबीर चाहत के पास वह बेचारा तो अकेला ही रह जाता है। आई जिससे उसे गुस्सा आने लगता है। फिर वह जाकर एक सिंगल सीट सोफे पर बैठ जाता है और सबको घूरने लगता है कि कोई तो उससे बात करे, लेकिन यहाँ तो सभी लोग अपने में ही बिजी थे। उसकी प्यारी बेटी तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। आई वही गीता जी तो राधिका जी से बात करने में बिजी थी। आई बेचारे विवेक को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा था। आई जो देखकर विवेक ओबरॉय को गुस्सा आने लगता है, इसलिए वह अपनी जगह से खड़ा होकर दादा दादी के पास जाता है और उनके बीच घुसकर बैठने की कोशिश करता है। आई जो देखकर दादी माँ गुस्से में कहती है, तुम नालायक, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आई लेकिन विवेक ओबरॉय दादी माँ की बातों को इग्नोर करता है और किसी तरह उनके बीच में घुसकर बैठ जाता है और बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, आई अब कोई मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। इतना कहकर विवेक ओबरॉय खुद से ही मुस्कुराने लगता है। आई वही राघव तो गुस्से में विवेक ओबरॉय को देख रहा था। आई जो देखकर विवेक ओबरॉय अपनी बत्तीसी राघव को दिखा देता है। आई जो देखकर राघव गुस्से में कहता है, अगर तुम मेरे दोस्त ना होते ना तो मैं तुम्हारा वह हल करता जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। आई वही राघव की बात सुनकर विवेक ओबरॉय बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहता है, आई लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर विवेक ओबरॉय मुस्कुराने लगता है। आई वही बाकी सब विवेक ओबरॉय की बात सुनकर अपना सर ना में हिलाते हैं। आई क्योंकि उन्हें तो अक्सर ही ऐसा देखने को मिलता था। आई ऐसे ही हंसी खुशी सबकी जिंदगी चल रही थी। आई धीरे धीरे टाइम अपनी रफ्तार से चलता जाता है और गीता जी की डिलीवरी का वक्त भी आ जाता है। आई 54 गीता जी का मां बनना और चाहत। अब आगे ऐसे ही समय धीरे धीरे अपनी गति से चलता रहता है। गीता जी के डिलीवरी का भी डेट भी आ गया था। आई इस समय गीता जी अस्पताल में डिलीवरी रूम में थी और वही विवेक ओबरॉय चाहत और उनका पूरा परिवार ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा होकर चिंता से ऑपरेटिंग रूम को देख रहा था। आई जहां से इस समय गीता जी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आई जिसे सुनकर पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा परेशान था। आई वही विवेक ओबरॉय और चाहत का भी हाल कुछ ऐसा था। आई
दोनों आज बहुत ही ज्यादा परेशान थे और बार बार ऑपरेटिंग रूम की तरफ देख रहे थे और अस्पताल के कॉरिडोर में चक्कर लगा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि गीता जी इस समय डिलीवरी रूम में न होकर ये दोनों ही है। आई टीयर्स ऑफ जॉय। क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे। आई वही बाकी के परिवार वाले भी उन्हें समझा रहे थे कि शांति से बैठ जाए, लेकिन दोनों तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। आए वही उनके साथ कबीर का भी परिवार था और राधिका जी भी बहुत परेशान लग रही थी। आए वही कबीर तो अपनी बेबी डॉल को घूरने में बिजी था। आए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी बीवी डॉल ऐसे परेशान हो, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। आए उसने चाहत को समझने की बहुत कोशिश की, यहां तक कि पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन आज चाहत को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज उसका कबीर की बात सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। आए वह परेशानी से बार बार ऑपरेटिंग रूम की तरफ देख रही थी। आए जहां से गीता जी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आए इसलिए वह बार बार कबीर से छूटने की कोशिश कर रही थी, जो उसको पकड़ कर बैठा हुआ था। आए थोड़ी देर बाद ऑपरेटिंग रूम से किसी बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। आए जिसे सुनकर सभी परिवार वाले खुश हो जाते हैं। आए लेकिन हमारे विवेक ओबरॉय और चाहत का तो कुछ और ही ख्याल था। आए वह दोनों जल्दी से ऑपरेटिंग रूम के पास जाते हैं तो देखते हैं दरवाजा अभी भी बंद था। आए जो देखकर दोनों जोर जोर से दरवाजा पटकते हुए कहते हैं, आए दरवाजा खोलो, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। एल मुझे मेरी पत्नी के पास जाना है। एल अगर तुम लोगों ने अभी दरवाजा नहीं खोला तो मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। आए तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक हूँ। आए अगर मेरी पत्नी और बच्चे को कुछ हो गया तो मैं ये हॉस्पिटल चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। आए वही ऑपरेटिंग रूम के अंदर गीता जी इस समय बेहोश थी और वही डॉक्टर परेशान थे। आए विवेक ओबरॉय और चाहत के ऐसे दरवाजा पीटने से, क्योंकि डॉक्टर सारे इधर से उधर भागकर बच्चों की देखभाल कर रहे थे और कुछ डॉक्टर गीता जी को देख रहे थे और कुछ डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे। आए लेकिन ऐसे विवेक ओबरॉय और चाहत को दरवाजा पिता देख सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। उनमें से एक सीनियर डॉक्टर जल्दी से सबको शांत करा कर कहता है, आए तुम लोग अपना काम करो, मैं जाकर देखा हूं। इतना कहकर वह गहरी सांस लेता है, क्योंकि वह विवेक ओबरॉय को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। आए वह बस अपने फैमिली वालों के ही सामने एक मासूम और इनोसेंट बनकर रहता है, बाकी सबके लिए वह तो किसी टेबल से काम नहीं था। लोग तो उसे साइको भी कहते हैं। आए जिसका दो फेस है, परिवार वालों के सामने कुछ और बाहर वालों के सामने कुछ और। आज तो उसकी प्यारी बीवी बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो उसका परेशान होना लाजिमी था। आए डॉक्टर जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। आए तो विवेक ओबरॉय तुरंत ऑपरेटिंग रूम के अंदर घुसने की कोशिश करता है। आए जो देखकर डॉक्टर तुरंत उसे रोक देते हैं। आए जो देखकर विवेक ओबरॉय गुस्से से डॉक्टर को देखता है। आए जो देखकर डॉक्टर बेचारा एकदम से घबरा जाता है। आए लेकिन अपनी घबराहट छुपाकर विवेक ओबरॉय से हकलाते हुए कहता है, आए देखिए मिस्टर ओबरॉय, अभी पेशेंट ऑपरेटिंग रूम है, कुछ देर में हम उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप बच्चे और मां दोनों से मिल सकते हैं। आए डॉक्टर की बात सुनकर विवेक ओबरॉय गुस्से से एक नजर डॉक्टर को देखता है और जैसे ही उसकी साइड करके अंदर जाने वाला होता है। आए तभी उसके कानों में एक कठोर आवाज सुनाई देती है। आए जो किसी और की नहीं, दादाजी की थी। एल जो विवेक ओबरॉय को रोकते हुए कहते हैं, आए विवेक, डॉक्टर सही कह रहे हैं। आए जब वह गीत बेटा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तब तुम उससे मिल सकते हो। आए दादाजी की बात सुनकर विवेक ओबरॉय और चाहत उनकी तरफ देखकर कहते हैं, आए लेकिन दादाजी, वह दोनों अभी इतना ही कह पाए थे। आए कि तभी दादाजी उन दोनों को घूर कर देखते हैं। आए जिसकी वजह से दोनों चुपचाप एक साइड में होकर खड़े हो जाते हैं। आए जो देखकर डॉक्टर भी गहरी सांस लेता है और ओल्ड मिस्टर ओबरॉय की तरफ देखकर उनका शुक्रिया अदा करता है। आए जो देखकर दादाजी बस अपना सर हाँ में हिला देते हैं। आए डॉक्टर वहां से चला जाता है अपना बाकी का काम करने के लिए, लेकिन हमारे विवेक ओबरॉय और चाहत का तो मुंह फूल गया था। आए दादाजी की बात सुनकर दोनों को तो ये भी पता नहीं चला कि लड़का हुआ है या लड़की। वह दोनों तो जब से डॉक्टर बाहर आया था, आए तब से डॉक्टर से लड़ाई करने में बिजी थे और अब डॉक्टर चला गया। आए इसलिए दोनों मायूस थे। वही बाकी के परिवार वाले उन दोनों को गुस्से से घूर रहे थे। आए जब दादी माँ से और रुक नहीं जाता तो वह गुस्से में कहती है, एल तुम दोनों नालायकों की वजह से मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी पोती हुई है या पोता। आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं, चलो तुम दोनों घर। वही दादी माँ की बात सुनकर दोनों उनकी तरफ देखकर दांत ग्रिन दिखा देते हैं। आए जो देखकर दादी माँ को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एल वह आगे कुछ करती तभी राधिका जी कहती है, आए माँ आप शांत रहिए, इन दोनों को बाद में देख लीजिएगा, पहले आप गीता को देखिए। आए उसे इस समय हमारी जरूरत है। आए वही राधिका जी की बात सुनकर दादी माँ अपना सर हाँ में हिलाती हैं और उनका ध्यान उन दोनों नालायकों पर से हट जाता है। जो देखकर दोनों गहरी सांस लेते हैं और एक दूसरे को देखकर कहते हैं, आए आज बच गए। इतना कहकर दोनों मुस्कुरा स्माइल देते हैं। आए कुछ देर में डॉक्टर गीता जी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। आए
जो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था आई जैसे कि वह कोई होटल का रूम हो जिसको मॉडिफाई करके मिनी अस्पताल बनाया गया हो आई। इस समय गीता जी एक बड़े से बेड पर लेटी हुई थी आई। वही एक छोटा सा पालना रखा हुआ था जिसमें एक बच्चा लेटा हुआ और लाउडली क्राइंग रहा था आई। गीता जी के बोर्ड में सबसे पहले घुसने वाली इंसान चाहत थी आई। चाहत दौड़ के वार्ड में आती है और तुरंत बच्चों के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी मासूमियत से बड़ी बड़ी आंखें करके बच्चे को देखने लगती है आई। वह बच्चा बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था आई। उसकी स्किन अभी गुलाबी थी जो अक्सर बच्चे की होती है आई। चाहत उसे देखकर मुस्कुरा देती है आई। इस समय चाहत के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी आई जो उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी आई। वहां पर एक नर्स भी थी जो चाहत को ऐसे आता देख मुस्कुरा देती है आई। सभी परिवार वाले उस बोर्ड में आते हैं और गीता जी को घेर कर खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग तो बच्चे के पास जाते हैं और उसको देखकर प्यार से निहारने लगते हैं। एल वही हमारे विवेक ओबरॉय जिसको दादाजी ने कुछ काम से भेज दिया था आई। वह सबसे लास्ट में दौड़कर वार्ड में आते हैं और तुरंत अपने बच्चों के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उसको देखकर निहारत हुए नर्स से कहते हैं आई सिस्टर मेरी बेबी गर्ल कैसी है आई। वही विवेक ओबरॉय की बात सुनकर चाहत जो उसके बगल में ही खड़ी थी आई। वह अपना सर विवेक ओबरॉय की तरफ घुमा कर घूर कर कहती है आई पापा बेबी गर्ल नहीं बेबी बॉय यह मेरा भाई है आई। चाहत की बात सुनकर विवेक ओबरॉय मुंह बनाता है और कहता है आई तुम्हें भाई क्यों चाहिए, मुझे तुम्हारी बहन चाहिए जो बिल्कुल मेरी तरह स्वीट एंड क्यूट हो, मुझे तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं चाहिए आई। विवेक ओबरॉय की बात सुनकर चाहत गुस्से से उसे घूर कर कहती है लेकिन मुझे भाई चाहिए आई। वही उन दोनों को ऐसे लड़का देख सभी लोग परेशान हो जाते हैं आई। वहीं उनके बगल में जो नर्स खड़ी थी वह उन दोनों को शांत करते हुए कहती है आई देखिए आप दोनों शांत रहिए, पेशेंट को डिस्टर्ब मत करिए आए, और रही बात बेबी की तो यह एक बेबी बॉय है आई। वही उसकी बात सुनकर चाहत खुश हो जाती है और विवेक ओबरॉय को एक कनिंग स्माइल देख देती है आई जो देखकर विवेक ओबरॉय मायूस हो जाता है आई क्योंकि उसे एक बेबी गर्ल चाहिए थी आई जो उसकी तरह ही स्वीट क्यूट एंड स्मार्ट हो। इतना सब सोचकर विवेक ओबरॉय को अपने सारे सपने टूटते हुए लग रहे थे क्योंकि यह तो एक बेबी बॉय है आई, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं आई। विवेक ओबरॉय को इसी से काम चलाना पड़ेगा आई। लेकिन वह खुश भी बहुत था कि फाइनली गीता की गोद तो भर गई आई। अब कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। बाकी सब की खुशी में ही विवेक ओबरॉय की खुशी थी और वह भी बेटा पाकर काफी खुश था जो उसके चेहरे से पता चल रहा था। अब मैं स्टोरी में टाइम गैप करने जा रही हूँ क्योंकि स्टोरी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती जा रही है आई। डिजी 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 धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता चला गया। गीता जी और विवेक ओबरॉय के बेटे का नाम अंश रखा गया और सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे आई। चाहत भी इन सालों में काफी बदल गई थी आई, लेकिन उसका मस्ती मजाक करने वाला मूड कभी नहीं बदला था आई। वह अपने घर वालों के सामने एकदम मासूम बनी रहती है आई, लेकिन बाहर वालों के सामने एकदम खतरनाक बन जाती है। लेकिन वह कबीर से अभी भी डरा करती थी या फिर कुछ और जो कहा नहीं जा सकता, जो आगे आप लोगों को स्टोरी में पता चलेगा आई। चाहत धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब वह 18 साल की हो गई थी आई। लेकिन 18 साल पूरे होने पर चाहत के बर्थडे वाले ही दिन कुछ ऐसा चाहत के साथ हुआ जो चाहत ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था आई। चाहत रात को सो रही थी तभी अचानक से उसका शरीर जलने लगता है और उसके शरीर पर गर्दन के पास अचानक से कुछ बनने लगता है आई। जो ध्यान से देखने पर ही मालूम पड़ता है कि वह एक त्रिशूल का आकार था जो रेड कलर का था आई। उसमें से बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी और वह धीरे धीरे चाहत की गर्दन के पास बन रहा था आई, जिससे चाहत को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी आई। चाहत इस समय गहरी नींद में थी और जलन के मारे छटपटा रही थी आई। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी आई। लेकिन वह त्रिशूल का आकार धीरे धीरे बन रहा था चाहत के गर्दन पर, जिससे चाहत अपने बेड पर सोई हुई छटपटा रही थी आई। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है आई। उसको सपनों में ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कि वह किसी गहरी खाई में गिरती जा रही हो जहां चारों तरफ सिर्फ लव ही लव हो आई। 55 महाशक्ति और चाहत। अब आगे पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा चाहत रात को अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। अचानक उसका शरीर जलने लगता है और उसके कंधे पर एक लाल कलर का त्रिशूल बनने लगता है आई, जिसकी वजह से चाहत को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वह नींद में छटपटाना लगती है आई। चाहत अपने सपनों में देखती है कि वह किसी गहरी खाई में गिरती जा रही है आई, जो पूरा लावे से भरा हुआ था और वह उसके शरीर को जला रहा था, जिससे चाहत तड़प रही थी लेकिन उसकी नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर ऐसा ही चलता रहता है एल। इस समय चाहत पूरी तरीके से पसीने से भीग गई थी आई। कुछ देर ऐसा ही चलता रहता है। धीरे धीरे वह त्रिशूल अपनी आकार लेता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि वह पूरी तरीके से बन जाता है आई। तब जाकर चाहत की जलन कम होती है आई। फिर चाहत अपनी नींद की दुनिया में खो जाती है आई। वही दूसरी तरफ
किसी अनजान जगह वहां पर आज कोहराम मचा हुआ था। आए सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे और कुछ लोग तो खुशियां मना रहे थे। आए तभी हमें एक राजमहल का सीन दिखाया जाता है। आए जहां पर एक आदमी और एक औरत बड़ी बेचैनी से अपने सामने खड़े पंडित जी को देख रही थी। आए जो उनके कुल के महागुरु थे। आए वही महारानी जिनका नाम राधा था, वह अपनी खुशी छुपाते हुए महागुरु से पूछती है। आए महागुरु, आज सालों बाद ऐसा संकेत क्या किसी को उसके 18 जन्मदिन पर महाशक्ति मिली है जो हमारे ही कुल का है, क्योंकि हमारे कुल की महादेवी की घंटियां जोर जोर से बाज रही हैं। आए वही अपने पत्नी की बात सुनकर महाराज जिनका नाम कृष्ण देव सिम्हा था। आए वह सिम्हा कैलन राज्य के राजा थे। वह पूछते हैं, हाँ गुरुदेव बताइए, क्या हमारे सिम्हा कैलन में ऐसा कोई है आए जिसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि जिसको महाशक्ति मिली है आए वह हमारे क्लेन में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। आए उसकी शक्ति का मुकाबला करने के लिए हमें भी बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आए लेकिन हमारे मुताबिक हमारे क्लेन में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं आए जिनकी उम्र 18 साल आज होने वाली थी। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। उनकी बात सुनकर गुरुदेव अपना सर हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं, आए महाराज आपको जल्द से जल्द उस इंसान के बारे में पता लगाना होगा। आए वरना हमारे दुश्मनों को उसके बारे में पता चल जाएगा। आए तो वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। आए क्योंकि हमें उस इंसान की आइडेंटिटी के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। अभी वह इतना ही कर पाए थे कि तभी वहां पर एक सेवक दौड़ते हुए आता है और अपना सर झुकाकर करता है, आए मास्टर की जय हो, महागुरु की जय हो। उस दास को ऐसे आता देख सभी लोग उसको देखने लगते हैं। आए तो महाराज पूछते हैं, आपके आने का कारण। महाराज की बात सुनकर वह दास तुरंत जवाब देते हुए कहता है, आए मास्टर, यंग मास्टर आज अपने युद्ध की शिक्षा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने आपसे मिलने की दरखास्त की है। आए उसे ताश के पास सुनकर महाराज अपना सर हाँ में हीरा देते हैं और उन्हें भेजने के लिए बोलते। हमारा आज की आज्ञा पाकर उदास तुरंत वहां चला जाता है। कुछ देर में एक नौजवान लड़का वहां पर आता है जिसकी उम्र देखने से लग रही थी कि वह 25 साल का है। आए गोरा रंग, 6 फुट 8 फीट हाइट, एकदम मस्कुलर बॉडी, देखने से किसी मॉडल को भी मत दे दे। वह हाल में आते हुए सबको प्रणाम करता है। आए जो देखकर महाराज जो उसके पिता थे वह उसको देखते हैं और कहते हैं, आए श्रवण आपके यहाँ आने का कारण। महाराज की बात सुनकर श्रवण अपना चेहरा ऊपर करके महाराज को देखता है और कहता है, आए पिताश्री, हमें अभी संकेत मिला है कि किसी को हमारे कुल में महाशक्ति मिली है, इसलिए मैं यहाँ पर मिलने आया हूँ। लेकिन मैंने अपने सैनिकों से पता लगाया है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है आए उसकी महाशक्ति मिली हो। आए वही अपनी बेटे की बात सुनकर महाराज हैरान हो जाते हैं। आए वही हाल महारानी और कुलगुरु का भी था। आए तीनों हैरान होकर श्रवण को देखने लगते हैं। आए जो देखकर श्रवण अपना सर हाँ में हिला देता है। आए जो जानकर तीनों के चेहरे पर घबराहट छा जाती है। आए तीनों घबराते हुए श्रवण को देखकर कहते हैं, आए ऐसा कैसे हो सकता है कि वह इंसान हमारे कुल में ना हो? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई है आए जो हमारे कुल से बाहर गया हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आए हमारे कुल से तो कोई भी बाहर नहीं गया है। आए इतना कहकर तीनों सोचने लगते हैं कि उनके कुल से कौन बाहर गया है। आए तभी महारानी राधा अपने पति से कहती है, आए महाराज आपकी बहन जो 19 साल पहले यहाँ से चली गई थी। आए वही अपने पत्नी की बात सुनकर महाराज एकदम से शॉक हो जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, आए ऐसा नहीं हो सकता। अगर यह वह है आए तो उसकी तो मृत्यु हो गई होगी। आए क्योंकि हमारे कुल से बाहर निकल जाने के बाद ऐसा दंड दिया जाता है कि वह इंसान 1 साल से ज्यादा तक जीवित नहीं हो रह पाता है। आए क्या उन्होंने 1 साल के अंदर किसी पुत्र या फिर पुत्री को जन्म दिया होगा? आए अगर ऐसा है भी तो हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा और अपने कुल में लाना होगा। आए क्योंकि अगर उनका पुत्र या फिर पुत्री हमारे दुश्मनों के हाथ लग गया तो उनका वह गलत उपयोग कर सकते हैं और हमारे कुल को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। आए वही अपने पिताश्री की बात सुनकर श्रवण आगे आते हुए कहता है, आए पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने छोटे भाई या फिर बहन को अपने कुल में जरूर वापस लाऊंगा। आए मैं अपनी पूरी टीम को लगा दूंगा उनको खोजने के लिए। इतना कहकर वह अपने पिता से अलविदा कहता है। आए तो उसके पिता कहते हैं, लेकिन ध्यान से इसके बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वह इंसान हमारे कुल के बाहर है, नहीं तो हमारे दुश्मन उसको हमारे प्रति और हमारे कल के प्रति भड़का सकते हैं। इतना कहकर महाराज अपना सर हाँ में हिला देते हैं तो श्रवण वहां से तुरंत ही निकल जाता है। आप सब लोग इन सब लोगों के बारे में जानना चाहेंगे कि यह सब कौन है और कहां से है, और मैं इन सब का इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दिया? ग्रिंग ग्रिंग ग्रिंग, जरा जरा रुकिए तो सही, इंट्रोडक्शन मिलेगा। आए लेकिन आगे के चैप्टर में अभी तो थोड़ा सस्पेंस बनाना जरूरी होता है ना। टीयर्स ऑफ जॉय, तभी तो स्टोरी पढ़ने में मजा आएगा। टीयर्स ऑफ जॉय। अभी तो चाहत की शक्तियां जागी भी नहीं है और आप लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आए थोड़ा सब्र तो रखिए। आए चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए अपनी कहानी आगे चालू करते हैं। आए जश्न वहीं दूसरी तरफ चाहत के कमरे में चाहत आराम से सोई हुई थी। आए उसको कुछ भी होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।
वह तो कुंभकर्ण की तरह सो रही थी आई। धीरे धीरे ऐसे ही सुबह हो जाती है आई। चाहत अपने बेड पर पूरा हाथ पैर फैलाकर सो रही थी आई। उसको देखकर किसी को भी हंसी आ सकती थी आई, क्योंकि चाहत का ब्लैंकेट बेड से नीचे गिरा हुआ था और चाहत अपने पेट के बाल सो रही थी आई, जिससे वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी आई। चाहत यहाँ पर रहते रहते बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी आई। वह बहुत लेट से उठती थी क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर चाहत को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ दिया था आई। उसको हमेशा एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता था आई, जिससे चाहत धीरे धीरे अपनी पहचान भूलती जा रही थी आई। लेकिन उसको पता था कि उसकी रियल पहचान क्या है और क्या वह कर सकती है आई। तभी धीरे से चाहत के गेट का दरवाजा खुलता है और कोई चुपके चुपके चाहत के रूप में आता है आई, जिसकी खबर चाहत को बिल्कुल भी नहीं थी आई। वह तो अपने हाथी घोड़े गधे सब बेचकर सो रही थी आई। धीरे धीरे कुछ लोग चाहत के कमरे में सुबह सुबह चुपके चुपके आ जाते हैं और चाहत को देखते हैं आई, तो उन सब की हंसी निकल जाती है आई। लेकिन वह सब किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं और चाहत के बेड के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं आई। चाहत आराम से सो रही होती है, तभी सभी लोग एक साथ जोर से चिल्लाते हैं आई, जिसकी वजह से चाहत जो बेड पर आराम से सोई हुई थी और अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी आई, उसकी अचानक से नींद खुल जाती है आई, जिसकी वजह से वह घबरा जाती है। ऐसे किसी को अपने रूम में चिल्लाते हुए देखकर चाहत की आंखें इस समय बंद थी आई, लेकिन मजाल है जो चाहत अपनी आंखें खोलकर सामने देखे कि कौन है आई। वह तो अपनी आंखें बंद करके चिल्लाते हुए कहती है आई, मम्मी पापा बचाओ, कोई देखो मेरे रूम में घुस आया है आई। इतना कहकर चाहत जोर जोर से चिल्लाने लगती है आई। वही उसके रूम में जो लोग भी आए हुए थे आई। चाहत को ऐसे आंखें बंद करके चिल्लाता देख सभी लोग एकदम से चुप हो जाते हैं और अपनी हैरानी भरी नजरों से चाहत को देखने लगते हैं आई। वो ये सब तो यहाँ चाहत को सरप्राइज देने आए थे, लेकिन यहाँ चाहत तो उल्टा उन्हें ही ऐसे चिल्लाकर सरप्राइज दे रही थी आई, जो उन लोगों के लिए बिलीव करने के लायक नहीं था आई। लेकिन वह सब चाहत से ऐसी ही उम्मीद कर रहे थे कि चाहत ऐसा ही कुछ करेगी आई, इसीलिए सभी बस हैरानी से चाहत को देख रहे थे आई। वही चाहत अपनी आंखें बंद करके चिल्ला रही थी आई। जब वह थोड़ी देर बाद चाहत को लगता है कि कोई उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, तो वह धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है आई। सामने अपने पूरे परिवार को देखकर और अपनी इकलौती बेस्ट फ्रेंड को देखकर चाहत, जिसकी नींद अभी तक पूरी तरीके से खुली ही नहीं थी आई, वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके और मुंह खोलकर सबको देख रही थी आई। क्योंकि कुछ के हाथों में केक, जन्मदिन का केक, और कुछ के हाथों में पेपर्स, जश्न कन्फेटी थे आई, जो उन्होंने अभी छोड़ा था, जिसकी वजह से चाहत ऐसे चिल्ला लाउडली क्राइंग रही थी आई। वही चाहत को ऐसे अपनी तरफ देखता पाकर सभी लोग एकदम से होश में आते हैं और बर्थडे सॉन्ग गाते हुए चाहत को चारों तरफ से घेर लेते हैं आई। वही चाहत भी खुशी खुशी अपना केक काटते हुए सबसे पहले अपने पापा को और माँ को खिलाता है आई। फिर अपने छोटे भाई अंश को खिलाता है, जो उसके बगल में ही बैठा उसको देख रहा था आई। वही उसकी फ्रेंड गौरी जो उसके बगल में ही बैठी थी, जब देखती है आई चाहत उसको केक नहीं खिला रही है आई, तो उसका मुंह बन जाता है। फिर वह अपना मुंह बनाकर चाहत से कहती है आई, चाहत तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो आई, मैं तो तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हो ना, और वह भी इकलौती, और तुम मुझे अभी तक केक नहीं खिला रही हो आई। जल्दी से मुझे केक खिलाओ वरना मैं नाराज होकर चली जाऊंगी, तो फिर मुझे मानती आना एल। इतना कहकर गौरी अपना फेस दूसरे साइड कर लेती है आई, जिससे वह बहुत ही प्यारी लग रही थी आई। वही चाहत गौरी को ऐसे खुद से नाराज होता देख उसको अच्छा नहीं लगता आई, तो वह गौरी को साइड हैक करते हुए कहती है आई, ओ बेस्टी तू तो मुझसे ऐसे नाराज हो रही है आई, जैसे कि मैं तुझे जानती ही ना हूं। तेरी नजर तो बस मेरे केक पर है आई। तू बस चाह रही है कि मैं कैसे भी तुझको केक खिलाऊं और तू मेरा सारा केक खा जाए आई। इतना कहकर चाहत मुंह बनाती है आई। वही चाहत की बात सुनकर गौरी अपना मुंह खोले और आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है आई। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उसकी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है एल। उसने तो केक चाहत के लिए ही खरीदा था आई, लेकिन चाहत अपने केक में से थोड़ा सा भी उसको नहीं दे रही थी आई। तभी वह देखती है कि अंश जो उसके बगल में ही बैठा था एल, वह चाहत का आधा से ज्यादा केक खा गया था आई। क्योंकि उन दोनों का तो ध्यान आपस में लड़ने पर था, और वही बेचारा अंश जो उन दोनों की बात सुनकर पक गया था, उसको भूख लगने लगी थी आई। इसलिए वह अपने सामने इतना टेस्टी केक देखकर खुद को खाने से रोक नहीं पाता आई। अंश इस समय मात्र 12 साल का था और जल्दी 13 साल का होने वाला था आई, जो देखकर गौरी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह चाहत को देखते हुए कहती है आई, अच्छा तो तू मुझे यह केक खाने को नहीं देगी तो चाहत ना मैं अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है आई, नहीं मैं ये केक किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि यह केक मेरा फेवरेट केक है और मुझे तो एक हफ्ता से ज्यादा हो गया है आई। मैंने कोई भी बाहर की चीज नहीं खाई है आई। दादाजी और डेविल दोनों मिलकर हमेशा मुझे हेल्दी फूड के नाम पर घास फूस खिलाते रहते हैं आई।
इसलिए मैं आज ये केक किसी को नहीं दूंगी। आए इतना कहकर चाहत जैसे ही केक को उठाकर खाने वाली होती है तो वह देखती है आए उसका आधा केक तो पहले से ही किसी ने खा लिया है। आए जो देखकर चाहत का चेहरा तो रोने वाला हो जाता है। आए वह अपने गुस्से भरी नजरें उठाकर उस इंसान को देखती है जिसने उसका केक खाया हुआ था। आए तभी उसकी नजर अपने बगल में बैठे अंश पर जाती है जिसके चेहरे पर केक लगा हुआ था, जो देखकर चाहत अपने गुस्से से बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगती है। आए जो देखकर बेचारा अंश एक पल के लिए घबरा जाता है। आए लेकिन फिर अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहता है, और दीदी मेरी प्यारी दीदी, मुझको तो भूख लगी थी आए, इसलिए मैंने खा लिया। आपको तो पता है ना आपके प्यारे अंश को केक कितना ज्यादा पसंद है, और आपको तो यह भी पता है ना आए हमें दोनों ने एक हफ्ते से बाहर का कुछ भी नहीं खाया है और ना खाने को नहीं मिला है आए, इसलिए मैं केक देखकर खुद को रोक नहीं पाया आए, इसलिए थोड़ा सा खा गया। इतना कहकर अंश अपने चेहरे पर एकदम मासूम एक्सप्रेशन ला देता है आए, जिसकी वजह से चाहत अंश का चेहरा देखती रह जाती है और वह उसकी बातों पर पिघल जाती है कि हाँ ये सच ही तो था, लेकिन यहाँ अंश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अंश जब देखता है किसी का भी ध्यान उस पर नहीं है आए, सभी लोग उसके मासूम चेहरे को देखकर पिघल गए हैं आए, तो वह एक प्यारी सी स्माइल सबको देता है और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ता है और चाहत के हाथ में से जल्दी से केक लेकर रूम से भागते हुए कहता है, आए दीदी यह केक तो मेरा ही है, मैं इसे पूरा खा जाऊंगा, आपको बिल्कुल भी यह केक नहीं मिलेगा आए। इतना कहकर अंश तुरंत भाग जाता है आए। वही चाहत अंश को ऐसे अपने हाथ से केक को ले जाता देख एकदम से हैरान हो जाती है आए। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके हाथ में से केक ना ले जाकर उसकी जान लेकर चला गया था आए। चाहत इस समय हैरानी से दरवाजे की ही तरफ देख रही थी आए, लेकिन जब उसको होश आता है आए तो वह तुरंत बेड से नीचे उतरती है और दरवाजे से भागते हुए चिल्लाकर कहती है, आए अंश मुझे मेरा केक वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पिटूंगी आए। इतना कहकर चाहत अंश के पीछे दौड़ने लगते हैं आए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और हाँ आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि स्टोरी कैसी लगी, और हाँ बने रहिए हमारे साथ बेबे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।